फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे होम साइंस की टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीटीपीएसबी, आईपीसी फर्स्ट ग्रेड की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। साथ ही आपको इसके नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आपको मेरी ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और सारा प्रोसेस जान सकते हो, या इस नंबर पे कॉल करके भी आप मेरी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज की वीडियो। तो हम लोग का नेट जेआरएफ का यूनिट 6 चल रही है। ठीक है, फर्नीचर व साज सज्जा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार। क्या पढ़ेंगे? फर्नीचर के वर्गीकरण के आधार। ये आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीटीपीएसबी, आईपीसी फर्स्ट ग्रेड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं। तो देख लेते हैं आज की वीडियो। देखिए फर्नीचर के आधार क्या है। ठीक है, तो फर्नीचर के आधारों को बांटा गया है किसके आधार पे? देखिए कीमत, ठीक है, पदार्थ, शैली, बनावट और उपयोग। तो फर्नीचर का जो वर्गीकरण किया गया है वो इन आधार पे किया गया है। ठीक है, तो कीमत के आधार पे, पदार्थ, ठीक है, शैली, उसकी बनावट, उपयोग, मतलब क्या कीमत है, उसमें कौन से पदार्थ का यूज़ किया गया है, कैसी शैली है वो, बनावट कैसी है, उसका उपयोग कैसा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला आपका हम लोग पढ़ेंगे कीमत के आधार पे। कौन सा? कीमत के आधार पे। ठीक है, तो कीमत के आधार पे फर्नीचर का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो क्या देखिए, कीमत के आधार पे सबको पता है कि कोई वस्तु होगी तो उसकी कोई कम कीमत होगी, मध्यम कीमत होगी और उच्च कीमत। उच्च मतलब महंगा, मतलब कभी, ठीक है, तो बहुत कभी होता है ना, जैसे टमाटर बहुत कम रुपए में मिलने लगता है, फिर क्या कभी मीडियम सब लोग अफोर्ड कर लेते हैं, और कभी इतना हाई रेट में मिलता है, महंगा हो जाता है टमाटर। वैसे ही कि कभी कम कीमत, कभी मध्यम और उच्च कीमत या महंगा। तो ये 3 वर्गीकरण किए गए हैं। तो कम कीमत, देखिए ऐसे फर्नीचर, ठीक है, ऐसे फर्नीचर में सस्ती लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा। देखिए जो कम कीमत के हैं, तो अब ये तो है नहीं कि कम कीमत के हैं बहुत मोटी अच्छी लकड़ी का प्रयोग कर दिया जाए, नहीं, इसमें कोई नक्काशी नहीं होती, प्लेन होते हैं। ठीक है, इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और समान या औसत आकार में बाजार में उपलब्ध रहता है। और ये कैसे? समान व औसत आकार में ही बाजार में उपलब्ध रहता है। अब ये तो है नहीं, कुछ लोग होते हैं फर्नीचर भी चाहते हैं पर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको बस फर्नीचर चाहिए, ठीक है, पर पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, फिर कम कीमत वाला लेते हैं। ठीक है, तो हर ज़रूरत के इंसान के अनुसार चीज़ मिलती है। ठीक है, फिर मध्यम कीमत, तो फर्नीचर इसमें देखने में आकर्षक होते हैं, ठीक है, परंतु उसमें अच्छी लकड़ी का प्रयोग नहीं होता। देखने में सुंदर लगेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, पर वो जो लकड़ी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, आकार थोड़ा बड़ा होता है। मध्यम कीमत के फर्नीचर में ओक, पाइन, मेपल, गोंद आदि या अच्छी स्टील, प्लास्टिक, ठीक है, या बेत का प्रयोग किया जाता है। सादी रेखाओं के साथ साथ कोड़ी रेखाओं का भी उपयोग होता है। तो सादी रेखा के साथ साथ कौन सी? कोड़ी रेखाओं का भी प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उच्च कीमत, तो उच्च कीमत के फर्नीचर कैसे होते हैं? विलासिता युक्त होते हैं। कैसे? विलासिता युक्त। ठीक है, तो इस तरह के फर्नीचर में शीशम, अखरोट, मोगनी, सागवान, अच्छे स्टील, कांच व फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अत्यधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, और कलाकृति उत्तम प्रकार की होती है। इसमें ये बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, और इसमें जो कलाकृति होती है वो कैसी होती है? उत्तम प्रकार की होती है। नक्काशीदार, घुमावदार व गद्देदार शैली का प्रयोग होता है इसमें। नक्काशीदार, ठीक है, घुमावदार, ठीक है, गद्देदार शैली का प्रयोग होता है। यह आधुनिक या विशिष्ट परंपरागत शैली में बना होता है। ये कौन सी? आधुनिक होगा, आधुनिक या विशिष्ट परंपरागत शैली में बना होता है। ठीक है, फिर आपका किस पे आ जाएगा? पदार्थ के आधार पे। तो कीमत के आधार पे हमने देख लिया है। अब हमारा जो वर्गीकरण का आधार है फर्नीचर का, तो वो आता है पदार्थ के आधार पे। तो जो पदार्थ है, तो पदार्थ के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण। तो देखिए लकड़ी की किस्म, तो देखिए क्या होता है, लकड़ी की किस्म का निर्धारण इसमें उपस्थित
सेलुलोज जो तंतु या कोशों के रूप में होता है के द्वारा होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, लकड़ी में कीलों व स्क्रू को पकड़ने की योग्यता पेंट, स्टेन, लिकर आदि को अभिशोषित करने की क्षमता इसी पर निर्भर करती है। तो सब कुछ इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, वृक्ष की वृद्धि के समय जैसे ही नए तंतु विकसित होते हैं तो लकड़ी में ग्रेन का प्रारूप विकसित हो जाता है। तो लिख लीजिए, नया तंतु जैसे ही विकसित होता है। ठीक है, जैसे ही नया तंतु विकसित होता है लकड़ी में ग्रेन का प्रारूप विकसित हो जाता है। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट। लकड़ी की विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जो उसके पोत को प्रभावित करते हैं। तो लकड़ियों की विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जो उसके पोत को प्रभावित करते हैं। मेपल व बीच में फाइन ग्रेन पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओक में कोर्स या ओपन ग्रेन पाए जाते हैं। तो ओक जो लकड़ी है तो उसमें कोर्स या ओपन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब लकड़ी है। मोगनी और अखरोट के वृक्ष में मध्यम में ग्रेन पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। फिर फर्नीचर की लकड़ी को कड़ी व नम लकड़ी के रूप में विभाजित कर सकते हैं। जो फर्नीचर की लकड़ी है, ठीक है, उसे कड़ी व नरम लकड़ी के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो जो फर्नीचर की लकड़ी होती है उसे हम कड़ी व नरम, ठीक है, कड़ी या नरम, याद रखिएगा, कड़ी व नरम लकड़ी के रूप में विभाजित किया है। ठीक है, यह अंतर वनस्पति जन भिन्नता के कारण होता है। ठीक है, यह किसके कारण होता है? अंतर वनस्पति जन भिन्नता के कारण होता है, ना कि कड़ेपन के निश्चित अंशों के कारण। ठीक है, कड़ी लकड़ी के वृक्षों की चौड़ी चिपटी पत्तियां होती हैं। लिख लीजिए, कड़ी लकड़ी के जो वृक्ष होते हैं तो उनकी चौड़ी चिपटी पत्तियां होती हैं जो परिपक्व होने पर गिर जाती हैं। नरम लकड़ी की पत्ती नुकीली और परतदार होती है और ये पूरे वर्ष हरी रहती है। लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो परिपक्व होने पर क्या, देखिए क्या होता है, कड़ी लकड़ी के वृक्षों की चौड़ी और चिपटी पत्तियां होती हैं जो परिपक्व होने पर क्या होती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, नरम लकड़ी की पत्तियां नुकीली और परतदार होती हैं, ये पूरे वर्ष हरी रहती हैं। फिर कड़ी लकड़ी कील व स्क्रू को अधिक सुरक्षित तरीके से पकड़ी रहती है। तो कड़ी लकड़ी होगी वो कील को व स्क्रू को अधिक सुरक्षित तरीके से क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। ठीक है, जबकि कुछ कड़ी लकड़ी में नरम लकड़ी से भी नरम होती हैं। तो जबकि कुछ कड़ी लकड़ी नरम लकड़ी से भी नरम होती हैं। तो याद रखिएगा, कुछ कड़ी लकड़ी हैं वो जो नरम लकड़ी हैं उससे भी नरम होती हैं। ठीक है, फिर बांस, वुड, ऑस्पेन, पॉपुलर, ठीक है, पाइन, स्पीच, हेमलॉक, रेडवुड, सेदार आदि नरम लकड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लीजिएगा, बांस, वुड, ऑस्पेन, पॉपुलर, ठीक है, पाइन, स्पीच, हेमलॉक, रेडवुड, सेदार आदि नरम लकड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये सब नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, कि मेपल और ब्रिच में फाइन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि मेपल और ब्रिच में क्या पाए जाते हैं, तो आपको पता हो तो आप बता दोगे, फाइन ग्रेन। ओक में कोर्स या ओपन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, मोगनी व अखरोट के वृक्ष में मध्यम में ग्रेन पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, और यहाँ से कि लकड़ी किस्म का निर्धारण इसमें उपस्थित सेलुलोज, ठीक, इसके कारण होता है। ठीक है, तो इसमें उपस्थित सेलुलोज जो तंतु या कोशों के रूप में होते हैं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये लकड़ी की किस्म का निर्धारण करने में इम्पॉर्टेंट होती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो आप लोग जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे जो
इसके आगे का पार्ट में हम लोग अभी यही चलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कीमत और पदार्थ के बारे में पढ़ा है, तो क्या वर्गीकरण किया है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लकड़ी से निर्मित कौन कौन से फर्नीचर होते हैं, ठीक है, और कुछ लकड़ी के हम लोग नाम भी जानेंगे कौन कौन सी लकड़ी होती है। उसके बाद हम लोग शैली के आधार पे, बनावट और उपयोग के आधार पे क्या फर्नीचर का वर्गीकरण किया गया है ये पढ़ेंगे। तो अभी ये पार्ट लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा है, तो ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आपको उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक फीडबैक तो देना बनता है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या कमी लग रही है, क्या मैं सुधार करूँ, तो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी लाइव क्लास के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।